हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरा भी यही विश्वास है कि आप सभी को सफलता मिलनी ही है क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के एग्जाम है तो इसलिए हम भी रात को काम कर रहे हैं। देखिए यूनिट 5 लेकर आ गया हूं मैं आपके सामने और बताने वाला हूं कि क्या यूनिट 5 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पूरा डिटेल्ड अपन एनालिसिस करेंगे। इसके साथ आपका है जो बोनस भी है, वो क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी, जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो के एंड में यूनिट 5 के रिवीजन होने के बाद अपन ये देख लेंगे कि कोई भी केस स्टडी किसी भी एग्जाम में, यदि आप एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट में तो केस स्टडी आती नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की केस स्टडी आए, न केवल मार्केटिंग मैनेजमेंट की, न केवल डिजाइन थिंकिंग की, न केवल बिजनेस कम्युनिकेशन की, किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किसी भी पेपर में अगर आपकी केस स्टडी आती है तो दोस्तों आज का वीडियो में आपको वो पूरे के पूरे नंबर लाना सिखा दूंगा कि सामने वाला आपका उसमें नंबर नहीं काट सकेगा। इतने आपको आश्वासन देता हूं कि किसी भी केस स्टडी को करने का क्या एक्चुअल में अप्रोच होता है, क्या आप वही मेथड फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सब बता दूंगा। नहीं आता, जीरो है, तब भी पूरे 100 नंबर इस केस स्टडी के अंदर दिला दूंगा। केवल वीडियो एंड तक जरूर देखना। यूनिट 5 का रिवीजन करते ही अपन केस स्टडी पे आएंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं रहेगा, यहीं पे सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए जो यूनिट 5 के टॉपिक है शुरू करते हैं। फिर से आपका स्वागत एंड आपको एग्जाम के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सीआरएम। सीआरएम का मतलब क्या है? सीआरएम को कहते हैं, फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? पहले इस तरीके की कोई भी प्रथा नहीं होती थी, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बनाई गई, मॉडर्न एनवायरनमेंट के लिए बनाई गई। जब हम ग्लोबल एनवायरनमेंट में आए, ग्लोबल कंपटीशन होने लगा, तब सीआरएम करके नई ब्रांच, नया मार्केटिंग का नया कंसेप्ट शुरू हुआ, वो हुआ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या किया जाता है कि मैनेज की जाती है आपकी रिलेशनशिप इंटरेक्शन विद द कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो अभी आपके कस्टमर हैं और जो पोटेंशियल कस्टमर होने वाले हैं उनके साथ आपका जो इंटरेक्शन है, मींस कि आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती हैं, उनका सर्वे का फीडबैक हो सकता है, उनका इंटरव्यू हो सकता है, उनका प्रोडक्ट को लेकर रिव्यू हो सकता है, उन सबको क्या करना, ट्रैक करना और वो ट्रैक करके एक डेटाबेस तैयार करना जिससे आपका कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर आप आइडेंटिफाई करें और बिजनेस रिलेशनशिप आपकी मेंटेन हो, जिसके बेनिफिट अपन आगे थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो सीआरएम का मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो हमारे कस्टमर है या पोटेंशियल कस्टमर है उनका डेटाबेस, उनका टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रिपेयर करना और उनके एक्चुअल फीडबैक के अनुसार लगाना कि हमारे 30% कस्टमर सेटिस्फाइड है, 40% कस्टमर अनसेटिस्फाइड है और बचे हुए 30% सेटिस्फाइड में भी, मे नॉट भी, मतलब फुली सेटिस्फाइड नहीं है। तो उस तरीके का डेटाबेस क्रिएट करना, उसको कंपनी के मार्केटिंग टीम, कंपनी के प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में फ्रूटफुल वे में यूज करना, यही सीआरएम का फंक्शन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है और मैनेजमेंट क्या है, इसको इस तरीके से समझिए। रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म है, यानी लॉन्ग टर्म, यानी कि ज्यादा समय के लिए। देखिए क्या लिखा है, रिलेशनशिप मार्केटिंग इंप्लीमेंटेड एज ए स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म सेल। जब रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात होती है तब हम लॉन्ग टर्म सेल्स की बात करते हैं, तब हम प्रोडक्ट ग्रोथ की बात करते हैं, तब हम फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करते हैं, तब हम कम से कम एक डिकेड या 5 इयर्स का प्लान करते हैं, तब हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ जाते हैं तो इसका मतलब, जो हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब है, हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी। कौन सी? डेली रूटीन की एक्टिविटी के बारे में अगर बात हो रही है तो ऑपरेशनल टास्क, ऑपरेशनल टास्क डेली रूटीन होता है, तो ऑपरेशनल टास्क की बात हो रही है तो वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है और मैनेजमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्लर था, कैमरे को एक बार इसी समय मैंने साफ किया, ठीक है। चलिए, हाँ, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग और मैनेजमेंट, ठीक है, थोड़ा सा हाँ टेक्निकल के लिए माफी चाहेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट से जैसे ही आपको बात आई है तो ये डेली एक्टिविटी की बात है, यानी आपकी टास्क कौन सी होने वाली है, डेली वाली होने वाली है, रूटीन वाली होने वाली है, ऑपरेशनल एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो इसमें फर्स्ट आता है ऑपरेशनल सीआरएम। ऑपरेशनल सीआरएम का क्या मतलब है, सर्विस टू अलाउ ऑर्गेनाइजेशन to take good care of their customer and aspect of CRM providing support of different business processes। जब तीन तरीके के हैं, एक है ऑपरेशनल, एक है एनालिटिकल और तीसरा है कोलैबोरेटिव। तीनों एक साथ समझ में आएंगे तो समझ में आएंगे। ऑपरेशनल सीआरएम का मतलब, ऑपरेशनल सीआरएम जब हम डेली रूटीन की एक्टिविटी जो डेली हमारे ऑपरेशनल होते हैं, मतलब कस्टमर फीडबैक, सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड केयर यानी कस्टमर का सपोर्ट लेना, जैसे जियो का मैसेज आता है आप जियो के सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, उसके बारे में अपना फीडबैक प्रोवाइड कराइए, तो वो ऑपरेशनल सीआरएम है। अब एनालिटिकल सीआरएम क्या करता है, एनालिटिकल सीआरएम कलेक्ट करता है डाटा अबाउट देयर कस्टमर इंटरेक्शन। कितने कस्टमर, भैया 100 कस्टमर ने इंटरेक्ट किया इस साल, उनमें से 70 लोग जो थे वो सेटिस्फाइड थे, 20 लोग जो थे वो न्यूट्रल थे, 10 लोग जो थे वो अनसेटिस्फाइड थे। तो ये हमारी सर्विसेज से कस्टमर, एनालिटिकल सीआरएम मींस के ऑपरेशनल तो केवल कलेक्शन ऑफ द डाटा है और एनालिटिकल क्या करता है, उसका एनालिसिस करता है। अगर कलेक्शन हो तो ऑपरेशनल, एनालिसिस हो जाए मींस कि उसको रिप्रेजेंट किया जाए, उसका डाटा फॉर्म पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, तो वो एनालिटिकल सीआरएम है। अगला है कोलैबोरेटिव सीआरएम। कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या कर रहा है, ये अप्रोचेस विद द कस्टमर इंटरेक्शन डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड सिंक्रोनाइजली और शेयर्ड विद द एनहांस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि पहला एनालिसिस करा, ऑपरेशनल सीआरएम, एनालिसिस सीआरएम और कोलैबोरेटिव। अब ये जो डेटा आ गया, अब जो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए, जो डायग्राम बना लिए, उसके थ्रू हम क्या रिजल्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उसके थ्रू हम कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे, वो क्या कहलाएगा, कोलैबोरेटिव। आइए देख लेते हैं। जैसे कि ऑपरेशनल के अंदर हमने क्या करा, ऑपरेशनल के अंदर हमने केवल एक्टिविटी करी, एक्टिविटी और डाटा कलेक्ट करा, डेटा कलेक्ट करा। ठीक है, कि इतने बंदे सेटिस्फाइड हैं, इतने बंदे अनसेटिस्फाइड हैं, पहली स्टेप हुई। दूसरी स्टेप के अंदर ऑपरेशनल जैसे कंप्लीट हुआ, प्रोसेस आ गया एनालिटिकल, इसके अंदर हमने क्या करा, उसको एक सुंदर सा ग्राफ बना दिया, बार चार्ट बना दिया कि इतने परसेंट सेटिस्फाइड हैं, ये अनसेटिस्फाइड हैं और ये न्यूट्रल, एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, ग्राफ बना दिया। और कोलैबोरेटिव के अंदर क्या करा, कोलैबोरेटिव के अंदर इसी ग्राफ को हम कैसे यूज करें कि हमारी क्या बढ़ जाए, सेल्स बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, सेल्स बढ़ जाए या हमारे कस्टमर बढ़ जाए, यही होगा कस्टमर बढ़ जाए, तो इसी को क्या कहेंगे, कोलैबोरेटिव कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तीनों बहुत ही छोटे से एग्जांपल से मैंने बहुत ही जल्दी में समझा दिए, एक घंटा लग जाता है, कॉलेज के प्रोफेसर समझाते रहते हैं, मैं किसी का भी अनादर नहीं कर रहा, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं, आसानी से भाषा में समझाई जा सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया जाता है, इसलिए हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये जो सीआरएम है उसकी बेनिफिट भी यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, एडवांटेजेस भी यही है, इंपॉर्टेंस भी यही है और सिग्निफिकेंस भी यही है। 4 क्वेश्चन की एक दवा है सिग्निफिकेंस, यानी कि यही 4-5 पॉइंट अपन को लिखने हैं। पहला कि सीआरएम से रेवेन्यू इंक्रीज होगा। भैया ये तो एक्सपेंसेस का काम है, फिर रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कस्टमर जुड़ता है। सेकंड है इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है। मार्केट ऑप्टिमाइजेशन, आप ज्यादा नंबर ऑफ पीपल आपको अगर जानेंगे, ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ेगा। इंक्रीज कोलैबोरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होगा क्योंकि अगली बार आपको पता है कि कस्टमर की एक्चुअली नीड क्या है, एक्चुअली डिमांड क्या है, तो आपका कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। और इंप्रूव्ड डेटा इनसाइट एंड एनालिटिक्स, जो आप डेटा करते हैं, इतना सारा खर्चा करते हैं आर&डी डिपार्टमेंट में, वो और इंप्रूव होगा क्योंकि उससे एक्चुअल फीडबैक मिल रहा है। एक तो हम खुद करेंगे अगर सर्वे तो उसमें दिक्कत आती है, उसमें हमको एक्चुअल डेटा नहीं मिल पाता, लेकिन यदि कोई कस्टमर हमको सर्वे करके दे रहा है, कस्टमर हमको रेस्पॉन्स दे रहा है, रिव्यू लिख रहा है, तो उसमें बहुत फर्क आएगा। एक मैं मेरे प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं कि इस प्रोडक्ट में ये अच्छा ही है, ये बुरा है, तो मुझे अच्छा ही ज्यादा नजर आएगी, ऐसे कंपनी अच्छा ही ज्यादा नजर आएगी, नहीं भी नजर आएगी तो बोलना पड़ेगा वरना बॉस डांट देगा। ये एक
ब्रूचुअल ट्रुथ है, कड़वा सत्य है, लेकिन अगर कस्टमर उसका करेगा तो उसमें सही डाटा मुझे मिलने की उम्मीद ज्यादा है। फिर से बताता हूँ, रेवेन्यू बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, मार्केट में हमारी रीच ज्यादा बढ़ती है, इंक्रीज कोलैबोरेशन हो जाता है, अगर रीच बढ़ गई तो कोलैबोरेशन भी हो जाएगा, और जो एक्यूरेसी ऑफ द डेटा है, इनसाइट है, एनालिटिक्स है, वो भी अच्छी तरीके से इंप्रूव होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है ग्लोबल मार्केटिंग। अब यहाँ पर इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, नया टॉपिक है ग्लोबल मार्केटिंग, लेकिन जो मार्केटिंग है वही ग्लोबल मार्केटिंग। जो आपको फंडे आपके देश में लगाए थे वही विदेश में भी लगाने हैं, वो बस मार्केट अलग हो गया है। तो ग्लोबल मार्केटिंग का मतलब वो मार्केटिंग जो हम हमारे देश से बाहर करते हैं उसको ग्लोबल मार्केटिंग। प्रोडक्ट हैव इंटरनेशनल डिमांड, जिन प्रोडक्ट की इंटरनेशनल डिमांड होती है वो ग्लोबल मार्केटिंग करते हैं। जियो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन कौन से? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, फास्ट फूड, ऑल प्राइम एग्जांपल ऑफ द ग्लोबल मार्केटिंग। ये सारे, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, ठीक है, ये ग्लोबल मार्केटिंग का एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। लिवाइस की जींस हो गई, ठीक है, मोटरोला के फोन हो गए, ठीक है, एप्पल के फोन हो गए। तो ये सब क्या है? ग्लोबल मार्केटिंग के एग्जांपल है। ग्लोबल मार्केटिंग की कंपनी आई, इंडिया के अंदर मार्केटिंग करती है, प्रमोशनल एक्टिविटी करती है, ग्लोबल मार्केटिंग। अब सर मार्केटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, केवल नाम ग्लोबल लग गया, वर्ड इंटरनेशनल हो गया, बाकी सारे इंग्रेडिएंट एक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ी है तो यह भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरमेंट एंट्री, हाँ ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ग्लोबल मार्केट में एंट्री करनी है तो क्या क्या चीजें ध्यान होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ गुड सर्विस टू द न्यू मार्केट, क्योंकि आपको नए मार्केट में जाना है और ऐसे मार्केट में जाना है जिससे पहले आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहली बार मैकडी हमारे यहाँ आया था इंडिया में, तो उसको दौड़ा दौड़ा के भगाया था। जी हाँ, दौड़ा दौड़ा के। क्यों? क्योंकि वो बीफ का बर्गर बेच रहे थे, बीफ का बर्गर बेच रहे थे। तो आपको पता है गौ माता हमारे लिए, सबके लिए माता है। तो बीफ का बर्गर बेचने पे इतना ज्यादा उनका वायलेटेशन हुआ, इतना ज्यादा उनका विरोध हुआ कि उनको यहाँ शट डाउन करके जाना पड़ा। अगली बार फिर मैकडी आया, मैकडी इस बार वहां पे लिखा कि हमारे यहाँ बीफ का बर्गर नहीं मिलता है, वेज बर्गर ही दिया जा रहा है। फिर बाद में उन्होंने नॉनवेज भी शुरू किया जिसमें बीफ इंक्लूड नहीं किया। जबकि आप जर्मनी में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे बीफ का बर्गर भी अवेलेबल है, तो वहां पर वो सेल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में वो सेल नहीं कर रहे हैं। क्यों? पहले उन्होंने जब एंट्री करी नए मार्केट के अंदर, नई कंडीशन के अंदर, तो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट नहीं देखे। तो कौन कौन सी चीजें देखनी है? पहला पॉइंट उनको कल्चरल एस्पेक्ट देखना है। पॉलिटिकल स्टेबल है कि नहीं है? अरे यूक्रेन और रूस में वॉर जारी है, वहां पर शुरू किया जा सकता है क्या बिजनेस? नहीं। ट्रेड का रेगुलेशन क्या है? हर देश का लॉ एंड रेगुलेशन अलग होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है? कौन सा प्रोडक्ट वहां चलेगा, नहीं चलेगा, कितना कंज्यूमर की परचेसिंग पावर है, बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रोडक्ट सर्विसेज कौन सी है, मार्केट साइज कितना है, कंपटीशन कितना है। यानी चाइना और इंडिया एशिया के अंदर सबसे बड़े मार्केट में से एक है। ये सारे पॉइंट्स का हमको एनालिसिस करना होता है बिफोर एंट्री इनटू द चाइना एंड इंडियन मार्केट। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक बार फिर बता देता हूं। कल्चर यानी कि वहां की सांस्कृतिक व्यवस्था, उसके बाद पॉलिटिकल व्यवस्था यानी कि किसका शासन चलता है, कौन सी पार्टी चलती है, वो पार्टी क्या आइडियोलॉजी फॉलो करती है, ट्रेड में कौन से नियम कायदे कानून फॉलो किए जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, वहाँ की परचेज इनकम कितनी है, वहाँ के रिसोर्सेज कितने हैं, मार्केटिंग बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप है, अरे वाटर मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, लेबर मिलेगी, कैपिटल मिलेगा, क्या फैसिलिटी दी जाएगी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन कौन से यूज करते हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और क्या मार्केट साइज है। ये सारे फैक्टर्स तय करने होते हैं किसी भी नए मार्केट में घुसने से पहले, और यही तो ग्लोबल मार्केट में भी हम करते हैं। कहाँ डिफरेंस है? अगर केवल ग्लोबल हटा दिया जाए, केवल मार्केट रखा जाए, तो कल्चर तो हमारा ही रहता है, पॉलिटिकल भी हमारा ही रहता है, सब कुछ चेक किया जाता है, इनडायरेक्टली चेक किया जाता है। लेकिन अपन ग्लोबल में जब जाते हैं तो कल्चर और पॉलिटिकल, ये ट्रेड रेगुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये न्यू पॉइंट्स हो जाते हैं। आगे आ जाते हैं ग्लोबल पीस ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, पीस ऑफ मार्केटिंग याद था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बिल्कुल वही है। देखो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट लिख दिया, प्लेस की जगह एक ही बात है, प्रमोशन, यानी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग और ग्लोबल 4 पीस ऑफ मार्केटिंग दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। समझने की गलती ना करें, जिन बुक में लिखा है उनको फाड़ फेंकें।
नहीं फाड़ना, विद्या सरस्वती होती है, फाड़ना नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही चीजें हैं, केवल कंफ्यूज आप मत होइएगा कि ग्लोबल पीस ऑफ मार्केटिंग दोनों अलग अलग हैं। क्या प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मार्केटिंग जैसे की जाती है वैसे ग्लोबली भी करी जाएगी, बस वो थोड़ा सा बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे होता है, इंटरनेशनली होता है। हमको वहाँ की सीनेरियो देखना होता है, वहाँ का कल्चर देखना होता है, वहाँ की एनवायरमेंट देखना होता है, वहाँ का लीगल देखना होता है, वहाँ के ट्रेड रेगुलेशन देखना होता है, वहाँ का मार्केट देखना होता है, साइज देखना होता है, कस्टमर प्रेफरेंस देखना होता है। अरे ये लोकल में भी देखते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा ट्रेड रेगुलेशन के हम आदी होते हैं, इसलिए हम उसको इतना एम्फेसिस नहीं करते हैं, ओके, इतना ध्यान नहीं देते मतलब, ठीक है। चलिए रिसेंट ट्रेंड कौन से हैं? ग्रीन मार्केटिंग। अब ये ग्रीन मार्केटिंग क्या है सर? ग्रीन मार्केटिंग refers to the practice of developing advertisement product based on their real perceived environmental sustainability. Green marketing is a marketing philosophy promote the production and selling of the pure eco-friendly product. अब ग्रीन मार्केटिंग की बात करने लगे हैं क्योंकि अमेरिका की बात आने लगी है। अरे हम तो उस देश के वासी हैं जहां पर हर नदी को माता कहा जाता है, जहां पर सारी नदियों के नाम माताओं के नाम पे, हर पेड़ की पूजा करी जाती है। ये अब हमको ग्रीन मार्केटिंग सिखाते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारे अमेरिका के फिलिप कोटलर साहब ने एज इट इज यहां पर डाल दी है। अब ग्रीन मार्केटिंग क्या है? ग्रीन मार्केटिंग का मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाना, ऐसी सर्विसेज का उत्पादन करना जो केवल और केवल इको फ्रेंडली हो। क्या हो? इको फ्रेंडली। अब इको फ्रेंडली का मतलब प्लास्टिक वेस्ट ना हो, एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, उनके यूज करने से कुछ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना पड़े ऐसी कोई जरूरत ना हो, फिर इकोलॉजी के ऊपर कोई चेंजेस ना आए। अरे हम तो पहले ही ऐसी बातें करते थे, हम तो पहले ही यूरिया की खाद के खिलाफ थे, लेकिन ये अब नया कॉन्सेप्ट आया है इसलिए अपन पढ़ लेते हैं। ग्रीन मार्केटिंग यानी ऐसा इनिशिएटिव जिसके थ्रू कोई भी मार्केटिंग करी जाए, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाए, कोई भी सर्विसेज करी जाए, वो इकोलॉजी के सस्टेनेबल हो, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, उसमें किसी भी एनवायरनमेंट को हार्म करने वाला कोई भी टॉक्सिस न हो, इसी को तो ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में मिलता है। बच्चों के कमेंट भी हैं कि सर हमें ये एजिल मार्केटिंग सिखा दीजिए। चलिए आ गए हैं एजिल मार्केटिंग पे। एजिल मार्केटिंग इज एन अप्रोच ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइज द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ एजिल मेथोडोलॉजी। जो मार्केटिंग एजिल मेथोडोलॉजी फॉलो करती है वो एजिल मार्केटिंग है। एजिल मेथोडोलॉजी क्या होती है सर? एजिल मेथोडोलॉजी ये कहती है कि कोई भी वर्क हो रहा हो, XYZ कोई भी वर्क हो रहा हो, उसका करंट टाइम में फीडबैक लिया जाए। किस टाइम में? करंट टाइम में। और मल्टीपल काम कराया जाए टीम से, मल्टीपल काम कराया जाए और करंट टाइम में फीडबैक लिया जाए, इसको कहते हैं एजिल मेथोडोलॉजी। अब ये क्या है देखिए, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए, ठीक। एजिल मेथोडोलॉजी इज अ वे टू मैनेज अ प्रोजेक्ट बाय ब्रेकिंग अप इनटू द सेवरल फेजेस, यानी एक काम को टुकड़ों में बांट देना, एक बड़े से काम को टुकड़ों में बांट देना। ये 4 टुकड़े 6 टुकड़ों में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6, और हर काम को दूसरे काम से सिंक्रोनाइज कर दिया जाए और करंट टाइम पे फीडबैक लिया जाए, और फीडबैक लिया जाए, तो ये एजिल मेथोडोलॉजी कहलाती है। अब सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो टीम है वो सेवरल एक्टिविटी करना सीख जाती है। मतलब कि एजिल मेथोडोलॉजी ये कहती है, अडॉप्टेबिलिटी कहती है, ये कहती है कि हमें बॉलर और बैट्समैन नहीं चाहिए, हमें ऑलराउंडर ही चाहिए हमारी टीम में। हमें एक ऐसा बंदा ही नहीं चाहिए जो केवल बॉलिंग कर सके या बैटिंग कर सके, हमें तो वेस्ट इंडीज की टीम बनानी भैया, 11 के 11 ऑलराउंडर रखने हैं, विकेट कीपर को भी बॉलिंग करने आनी चाहिए, ऐसी टीम हमें बनानी है। इसी को कहते हैं एजिल मेथोडोलॉजी, यानी कि फास्ट मूविंग होनी चाहिए, एडॉप्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, प्लानिंग एग्जीक्यूशन होना चाहिए, सेवरल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें, एक समय पे तो एक ही काम करें, लेकिन सेवरल काम की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टीचर आए और कहते हैं कि मैं तो केवल यही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अरे सब पढ़ाओ, क्या दिक्कत है, पढ़ के पढ़ाना है, बच्चों को ज्ञान दो, खुद भी अपना नॉलेज इंप्रूव करो, सब कुछ, यानी कि सेवरल हैबिट्स होनी चाहिए। हमको करंट जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़नी है, तब जाके IBPS में सिलेक्शन होता है। तो ठीक है, एजिल मेथोडोलॉजी आपको समझ में आया? फिर से समझा देता हूँ। एजिल मेथोडोलॉजी, एजिल मार्केटिंग का मतलब है एजिल मेथोडोलॉजी, जो मार्केटिंग एजिल मेथोडोलॉजी फॉलो करती है वो एजिल मार्केटिंग है। अब एजिल मेथोडोलॉजी क्या है सर? एजिल मेथोडोलॉजी का मतलब है किसी कार्य को सेवरल
पार्ट्स में डिवाइड कर देना और हर टीम मेंबर्स मल्टीटास्किंग हो, एफिशिएंट हो और रियल टाइम में उसके कार्य का फीडबैक लेना, करंट टाइम में फीडबैक लेना और टीम को मल्टीटास्किंग बना के उनकी एफिशिएंसी रेगुलरली इंप्रूव करना। इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, हमारी मार्केटिंग स्किल इंप्रूव होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, टीम बिल्डिंग हाई होगी और एंड ऑफ द डे क्या होगा, अरे बिजनेस प्रॉफिट में आएगा और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट आएगा। देखिए आपके ही आते केस स्टडी भी आ गई। अब केस स्टडी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, मार्केटिंग का पूरा सिलेबस अपन ने करवा दिया है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिसको भी केस स्टडी सीखनी है रुक जाइए, केवल 5 मिनट के अंदर मैं पूरी केस स्टडी आपको समझा दूंगा। अब सर केस स्टडी करनी कैसे है? केस स्टडी सर आएगी 2 से 3 पेजेस की, तो उसको करना कैसे है? क्या क्वेश्चन सर आप 2-3 केस स्टडी करवा दो, अरे सब मिथ है। मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, वो एज इट इज फॉलो कीजिए, कैसी भी केस स्टडी आएगी आप कर लोगे। सबसे पहला पॉइंट है उस केस स्टडी को रीड करना है आपको अच्छी तरीके से, मतलब वो रीड इस तरीके से करनी है आपको कि वो केवल आप पढ़े नहीं, अखबार नहीं, वो आपके ये समझ लीजिए पूरे के पूरे 30 नंबर है, तो उसको अच्छे ढंग से आपको पहले पढ़ना है 2 बार 3 बार, जहां तक आपकी इच्छा हो, जब तक वो समझ में ना आए आपको पढ़ना है। कोई कहता है कि सर फटाफट पढ़िए, अरे आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं, पेपर का बहुत हैवी वेटेज रहता है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या है इसकी कि उसको रीड करना है कॉन्शियसली, रीड करना है कॉन्शियसली किसी भी केस स्टडी। अभी अपन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिजाइन थिंकिंग और थ्योरी पेपर्स की मैं बात करता हूँ, न्यूमेरिकल की अपन किसी और पार्ट में बात करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देख लेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी सीरीज आ रही है दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक आप बस मेरे साथ जुड़े रहे, आपको पसंद आता रहे, आप कमेंट करते रहें, इसी तरीके से आप अपना साथ बनाए रखें, मैं आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहा हूं और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना मुझे पता है। तो सबसे पहले केस स्टडी में हमको करना क्या है सर? स्टेप 1 में हमको उसको कॉन्शियसली रीड कर लेना है कि हमें पढ़ लेना है कि केस स्टडी क्या है। सेकंड, जैसे ही हम केस स्टडी रीड करेंगे कहीं पे, अरे रेफ पेपर होता है वहां पर लिख दो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हर केस स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कथन या उसका एम क्या है, मोटो क्या है, गोल क्या है, आइडिया क्या है, सेंट्रल थिंग क्या है। वो केस स्टडी किसके बारे में हो सकता है? कोई केस स्टडी एक कंपनी के बारे में हो, वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बता रही हो, दूसरी कंपनी के बारे में हो, वो न्यू मार्केट एरिया में जा रही हो, तीसरी कंपनी के बारे में हो, वो एजिल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रही हो, चौथी कंपनी के बारे में हो, वो प्लानिंग की प्रोसेस बता रही हो, पांचवी कंपनी के बारे में हो, वो डिसीजन मेथड की प्रोसेस बता रही हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वहां पर आपको कंपनी का नाम या उस प्रोडक्ट का नाम या किसका नाम, और वो केस स्टडी किस बारे में कह रही है। यहां तक बात समझ में आ गई? 2 स्टेप अभी तक मैंने बोली। सबसे पहली स्टेप कि उसको रीड कर लेना है, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कोई 1-2 पेज में नहीं लिखना, केवल 2 लाइनें, 1 लाइन के अंदर हमको ये ऑब्जेक्टिव है। सपोज कि वो डिसीजन मेकिंग की है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है। थर्ड स्टेप, अगर आपके एग्जाम में केस स्टडी आएगी तो उसके अंदर समस्या आएगी, मतलब उसके अंदर हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो थर्ड आपको क्या लिखना है? प्रॉब्लम लिखना है या इशू लिखना है कि इस केस स्टडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या पॉइंट है, ये सारी की सारी चीजें हमको लिखनी है। क्या? सबसे पहले केस स्टडी पढ़ ली, अच्छे से कॉन्शियसली पढ़ ली, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लिख दिया, अरे इसका टाइटल लिख दिया, नामकरण कर दिया है, स्टडी इसके बारे में है। तीसरा, वो क्या प्रॉब्लम बता रही है, अरे ये प्रॉब्लम तो बताएगी। एमबीए, बीबीए, बीकॉम, यूजीसी नेट में भी, यूजीसी नेट में तो केस स्टडी नहीं है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है। हर में केस स्टडी आएगी अगर एग्जाम के अंदर तो एक प्रॉब्लम लेकर आएगी, क्योंकि उसका चोली दामन का साथ है, वो प्रॉब्लम लेकर आएगी तो वो प्रॉब्लम आपको लिख देनी है। यहां तक अगर आपका काम हो गया ना तो समझ लीजिए आपने गढ़ जीत लिया, आपकी केस स्टडी गलत हो ही नहीं सकती है। केवल ये 3 प्रोसेस आपको सही रखनी है, चौथी प्रोसेस अपने आप बन जाएगी। जब कोई प्रॉब्लम पता चल जाए तो हमको उसके सॉल्यूशंस पता करने हैं। प्रॉब्लम, बच्चे क्या प्रॉब्लम ही पता नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके सॉल्यूशंस कैसे? अब यहाँ पर मैंने एस लगाया है, यानी आपको मल्टीपल सॉल्यूशन रखने हैं, अल्टरनेटिव ए, अल्टरनेटिव बी, अल्टरनेटिव सी, अल्टरनेटिव डी, अल्टरनेटिव एफ। जितने भी अल्टरनेटिव, वैसे 3 अल्टरनेटिव काफी रहते हैं किसी भी केस स्टडी में। अब अल्टरनेटिव के बाद स्टेप 5 आती है, स्टेप 5 आती है चूज करना है आपको। स्टेप 5 के अंदर क्या करना है? चूज करना है।
अच्छा, बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन चूज करना है। बेस्ट ऑप्शन की कौन, जितने भी अल्टरनेटिव आपने सोचे थे, अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी समझा दूंगा अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो। बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, इतना हो गया। अब वो बेस्ट ऑप्शन लिख देना है, ये आपकी बात कंप्लीट हो गई। बेस्ट ऑप्शन चूज करने के बाद अब वो बेस्ट ऑप्शन आप कैसे चूज करोगे वो बता देता हूं। जो बेस्ट होगा उसको राइट कर देना है और उसके प्रोबेबल जो आंसर है वो लिख देने हैं, या अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो लिख देना है। अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम ना पूछे, दो क्वेश्चन जॉट करके दे दे, जॉट डाउन करके दे दे कि ये दो क्वेश्चन है, इस केस स्टडी से सॉर्ट आउट करो, तो आपको उनके आंसर लिख देने हैं। अगर वो ना पूछा जाए तो वो आपको बेस्ट ऑप्शन जो है वही राइट अप कर देना है। अब सर ये करेगा कैसे, ये ऑप्शन कैसे चूज करे जाए, ये हमारा सॉल्यूशन का आपने स्टेप बता दिया। स्टेप 1 में रीड किया, फिर ऑब्जेक्टिव लिखा, फिर प्रॉब्लम लिखी, फिर सॉल्यूशन करा, फिर सॉल्यूशन में भी बेस्ट सॉल्यूशन चूज करा और राइट अप कर दिया। इतना भी नहीं आ रहा है तो दोस्तों परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सर क्या किया जाए, इसमें ऐसा किया जाए कि जो आपके पास केस स्टडी आई है, केस स्टडी आई है, इसका एग्जांपल देके मैं बता देता हूं। कोई केस स्टडी मान लीजिए एबीसी कंपनी है, वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। क्या करना चाहती है, न्यू प्रोडक्ट एक मार्केट में लाना चाहती है और वो मार्केट भी नया है, ठीक। अब नया प्रोडक्ट लाना चाहती है और मार्केट भी नया है। केवल आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया ना किसी भी केस स्टडी में 2-3 पेज पढ़ के कि वो कंपनी कौन सी है, करना क्या चाहती है और प्रॉब्लम क्या है। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, नया है। अब ये अपना पुराना वाला देखो भैया, स्टेप 1 हो गई, रीड हो गया, ऑब्जेक्टिव पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गया। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करेंगे नए मार्केट में, नए मार्केट में बात करेंगे तो सबसे पहले अभी तो पढ़ा था अपन ने, कल्चर देखूंगा मैं वहां का, इकोनॉमी देखूंगा, ठीक है, पॉलिटिक्स देखूंगा, ठीक है, और क्या देखूंगा, मार्केट साइज देखूंगा। ये सारे पॉइंट में देखता हुआ जाऊंगा, वही तो पढ़े थे वही लिख देने हैं कि हम उसका कल्चर देखेंगे, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखेंगे, मार्केट साइज देखेंगे और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम कवर अप करेंगे और उसके बाद हम हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। उसके अच्छे ऊपर आइडियल पैकेजिंग होगी, आइडियल लेबलिंग होगी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगी, कस्टमर ओरिएंटेड होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी, हाँ, इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट होगी, मार्केट कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे। यही तो कॉम्पिटिटर प्राइसिंग, क्यों, क्योंकि नए मार्केट में कॉम्पिटिटर प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करी जाती है। यही सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, बस ये हो गया सॉल्यूशन। और अगर कोई क्वेश्चन दे दे तो सीधा सीधा आपने को तो क्वेश्चन मिल गया भैया, अब तो इसका आंसर ही लिखना है। प्रॉब्लम हमें पता चल गई, अब आंसर कैसे लिखना है। आंसर लिखने के लिए हमारे को तो पूरा का पूरा जो 5 यूनिट है सर ने पढ़ाई है कि उसने प्रॉब्लम दे दी, प्रॉब्लम क्या है, नए मार्केट में जा रहा है, तो आंसर आ गया ना उसका, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे, प्राइसिंग डिसीजन की प्रोसेस फॉलो करेंगे, मार्केटिंग की प्रोसेस फॉलो करेंगे, 4 P's ऑफ द मार्केटिंग देखेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारे पॉइंट देखेंगे। क्वेश्चन आ जाए तो काम बहुत आसान, नहीं आए तो उससे भी ज्यादा आसान। अरे हम तो हमारे हिसाब से सॉल्यूशन लिखेंगे। और याद रखना है केवल एक मेन बात कि हमेशा सॉल्यूशन पॉजिटिव मैनर में देना है, कभी भी नकारात्मक बात नहीं करनी है। 2 व्यक्ति गए एक दुकान जगह, उस एक जूता बेचने के लिए गए थे, शूज। पहले व्यक्ति ने अपने मैनेजर को फोन करके बोला सर यहाँ पे किसी को भी जूते नहीं पहना सकते। बोले क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जूते नहीं पहनता। दूसरा व्यक्ति ने फोन लगा के अपने मैनेजर को बोला सर यहाँ पे हर किसी को जूते पहना सकते हैं। बोले क्यों, बोले यहाँ पे कोई भी जूता नहीं पहनता। तो दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। एक जो कह रहा है कि यहाँ पर किसी को भी नहीं पहना सकते क्योंकि यहाँ पर 0 सेल्स है, दूसरा कह रहा है यहाँ पे 100% सेल्स की अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं पहनता। तो आपको सेकंड वाला बोलना है, यानी सॉल्यूशन की बात करनी है, पॉजिटिव मैनर में बात करनी है और हर केस स्टडी सोल्व हो जाएगी। अरे इतना परेशान होने वाली कहाँ बात है सारे। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। मैं बेटा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर आनंद व्यास, रेडी टू हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया और मेरी कितनी आप
हेल्प हो पाई आपके इस कोर्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।